गर्मी के प्रभाव के कारण सब्जियों के पौधों के विकास में कमी आ सकती है। फसलों से फूल और फल सूख कर गिर सकते हैं। इसके अलावा खेत में लगे ककड़ी और करेला तेज धूप में सूख सकते हैं। साथ ही सब्जियों की खेती में इस वक्त सफेद मक्खी का प्रकोप देखा जा सकता है। कृषि विशेषज्ञों की तरफ से जारी सलाह में कहा गया है कि नर्सरी अवस्था में सब्जियों को पुआल से ढकें। खड़ी सब्जियों में सुबह और शाम के वक्त सिंचाई करें। खेतों में निराई गुड़ाई करके मिट्टी को भुरभुरा बनाए रखें, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन के दौरान गंगीय पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार के कुछ हिस्से, उप हिमालय पश्चिमी बंगाल, झारखंड के कुछ इलाकों में गंभीर लू की स्थिति रहने की संभावना है। इसके बाद इस क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर लू की तीव्रता में कमी आएगी। अगले 5 दिनों के दौरान रायलसीमा, सौराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर लू से लेकर गंभीर लू की स्थिति रहने की आशंका है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने वैश्विक स्तर पर किए गए शोध के हवाले से कहा है कि इस साल एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की घटनाओं में इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मौसम की इन अतिवादी घटनाओं का ही नतीजा अत्यधिक उमस भरी भीषण गर्मी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2024 में गर्मी उमस चरम पर पहुंचेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे का कारण है अल नीनो। इसकी जड़ में जलवायु परिवर्तन है। रिपोर्ट के अनुसार धरती पर ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी गतिविधियां प्रशांत महासागर में अल नीनो इफेक्ट को जन्म देती हैं। इसके कारण धरती पर भूमध्य रेखीय इलाकों के ऊपरी वायुमंडल में गर्मी और उमस बढ़ती है। हीट वेव के चलते डिहाइड्रेशन और डायरिया के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में अलग अलग सभी सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में गर्मी से बेहाल मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों ने ऐसे मौसम में प्रत्येक व्यक्ति को अपने खान पान में नुकसानदायक चीज़ों से परहेज करने के साथ अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह दी है। ऐसे में बेल का जूस, खीरा और ककड़ी ज़्यादा से ज़्यादा खाने की सलाह दी है। घर से बाहर निकलने से पहले सिर को अच्छे से ढक कर निकलना चाहिए। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में चारा भूसा की आपूर्ति बनाए रखने के लिए पशु चारे को जिले के बाहर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा पशु चारा, घास, भूसा, ज्वार, मक्का के डंठल पन्ना के बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। आदेश के अनुसार उद्योगों और फैक्ट्रियों के बॉयलरों, ईंट भट्टों में भी पशु चारा भूसा का ईंधन के रूप में उपयोग करना और भूसा चारे का तर्कसंगत मूल्य से अधिक दाम पर किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रय विक्रय करने पर रोक रहेगी। चारा भूसा का बनावटी संकट पैदा करने के लिए अनावश्यक रूप से उसका भंडारण करना भी प्रतिबंधित रहेगा। महाराष्ट्र और हरियाणा से भी चारा संकट की खबर आ चुकी है। हरियाणा सरकार ने सभी पशुपालकों से अपने पशुओं का बीमा कराने की सलाह दी है। राष्ट्र पशुधन मिशन और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के नाम से संचालित की जा रही है। इस योजना का मकसद पशुओं का बीमा करके पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में पशुपालक अपने 5 बड़े पशुओं और 50 छोटे पशुओं का बीमा करा सकते हैं, जिन्होंने चालू वित्त वर्ष के दौरान किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अगर अपने पशुओं का बीमा करवा लिया है। ऐसे पशुपालक भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। जो इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं वो saralharyana.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। केंद्र ने बाजार में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए चीनी मिलों का मई माह के लिए बिक्री कोटा 2 लाख टन बढ़ा दिया है। पिछले 2 सप्ताह में चीनी के दाम 5% से अधिक बढ़ाने के बाद कोटा बढ़ाए जाने की उम्मीद जताई जा रही थी। केंद्र सरकार बाजार में चीनी की बिक्री के लिए चीनी मिलों को मासिक कोटा निर्धारित करती है, जिससे ज़्यादा मिलें चीनी नहीं बेच सकती हैं। यह प्रक्रिया कीमतों को नियंत्रित करने और जमाखोरी रोकने के लिए की जाती है। केंद्र के अधीन खाद्य मंत्रालय हर महीने घरेलू बाजार में कितनी चीनी बेची जानी है, उसके अनुसार ही प्रत्येक मील के लिए चीनी का कोटा आवंटित करता है। कृषि वैज्ञानिकों ने गुलाब की खेती के लिए उस जगह का चुनाव करने की सलाह दी है जहां पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश हो। गुलाब की फसल को धूप की ज़रूरत होती है। खेतों में पौधे लगाने के बाद 7 से 10 दिन के अंदर गुलाब की सिंचाई करें। कृषि जानकारों के मुताबिक गुलाब की खेती में 1 हेक्टेयर में 1 लाख रुपए की लागत पर
5 से 6 लाख रुपए का मुनाफा कमाया जा सकता है। गुलाब के फूलों से गुलाब जल, गुलाब का इत्र, गुलकंद और कई तरह की औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। कई कंपनियां किसानों से सीधे फूल खरीदती हैं और उन्हें अच्छा भुगतान भी करती हैं। देश में दूध उत्पादन बढ़ाने और गाय भैंस की नस्ल सुधारने के लिए अब प्राकृतिक गर्भधान यानी कि AI तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया गया है। जल्द ही सभी जगह पशुपालकों को ये सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए खासतौर पर ब्रीडर सांड तैयार किए जा रहे हैं। इनके खानपान से लेकर देखभाल तक सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। देश में प्रति पशु दूध उत्पादन कम है, जबकि दूसरे देशों में प्रति पशु दूध उत्पादन ज़्यादा है। इसी कमी को दूर करने के लिए प्राकृतिक गर्भधान यानी कि AI को बढ़ावा दे रही है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि बेहतर प्रबंधन का इस्तेमाल कर आम को झड़ने से रोका जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है बाग में रसायनों का इस्तेमाल कम से कम हो और मंजर आने पर फसल की सिंचाई बिल्कुल नहीं की जाए। आम की फसल को फल मक्खियाँ और मिलीबग सहित कई कीट नुकसान पहुँचाते हैं, इसलिए किसान को बाग की नियमित निगरानी करनी चाहिए। साथ ही मटर के दाने के बराबर आम के फल हो जाने के बाद बाग में इमीडैक्लोप्रिड 17.8 SL 1 मिली दवा प्रति 2 लीटर पानी में घोलकर आम के पेड़ों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। इससे मधुआव की उग्रता में कमी आएगी।